नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी एक्सप्लेनर तह की बात। मैं हूं सुशील बहुगुणा। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको आपकी मर्जी के बिना किसी व्हाट्सएप ग्रुप या किसी और मैसेंजर ऐप में जोड़ दिया गया हो? जरूर हुआ होगा। लगभग हर व्यक्ति के साथ ऐसा होता है। कई लोग तो ऐसे ग्रुप छोड़कर निकल जाते हैं जहां जोड़ने से पहले उनसे पूछा ही नहीं गया। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं कि जोड़ दिया तो जोड़ दिया, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर कभी गलती से आपको ऐसे किसी ग्रुप में जोड़ दिया जाए जहां देश की खुफिया सैन्य जानकारियों को साझा किया जा रहा हो, वो भी देश के सबसे जिम्मेदार लोगों द्वारा, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? शायद कई लोग हैरान रहेंगे, कई डर भी जाएंगे कि अब क्या करें, किसे बताएं। अमेरिका में ऐसा ही हुआ है, जिसे नाम दिया जा रहा है सिग्नल गेट। व्हाइट हाउस में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा इसी की है, बल्कि ये कहा जाए हड़कंप मचा हुआ है। काफी सुरक्षित माने जाने वाले मैसेंजर ऐप सिग्नल पर अमेरिका की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार सबसे बड़े अधिकारियों के बेहद खुफिया ग्रुप में यमन के हूती विद्रोहियों पर फौजी कार्रवाई से जुड़ी चर्चा चल रही थी। ग्रुप का नाम रखा गया था हूती पीसी स्मॉल ग्रुप। इसमें जल्द ही हमले की गोपनीय योजनाएं तैयार हो रही थी। निशाने क्या होंगे, किन हथियारों का अमेरिका इस्तेमाल करेगा और कहां कब हमला किया जाएगा। इस ग्रुप में अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ट्ज से लेकर रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ, उपराष्ट्रपति जेडी वांस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गैबार्ड तक शामिल थी। इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्रुप में कितने ऊंचे स्तर पर बड़ी खुफिया जानकारियां एक दूसरे से साझा की जा रही होंगी। लेकिन इसी ग्रुप में ऐसा भी एक सदस्य था जिसका इन लोगों से कोई लेना देना नहीं था। ये थे अमेरिका की एक मैगजीन द अटलांटिक के एडिटर इन चीफ जेफरी गोल्डबर्ग, जिन्हें गलती से इस ग्रुप में जोड़ने का इनविटेशन भेज दिया गया था। गोल्डबर्ग का कहना है कि उन्हें सिग्नल का इनविटेशन अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ट्ज के अकाउंट से मिला और पहले उन्हें लगा कि कोई मजाक कर रहा है। बाद में एहसास हुआ कि यह तो वास्तव में सच है। वो अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के ग्रुप में जुड़ गए हैं। Honestly, my reaction was, I think I've discovered a massive security breach in the United States national security system, which is to say, it's almost automatically true that if the editor-in-chief of the Atlantic is being given access to this kind of information, weapons systems and packages and timing and weather in Yemen and all kinds of information about sequencing of particular events, then obviously there's a security breach. 15 मार्च को जेफरी गोल्डबर्ग को मिली इन जानकारियों के 2 घंटे बाद ही अमेरिका ने यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर एक के बाद एक कई हमले शुरू कर दिए। अमेरिका नवंबर 2023 से ही यमन में हूती विद्रोहियों पर हवाई हमले कर रहा है। जब से हूती विद्रोहियों ने गाजा में इजराइल की फौजी कार्रवाई के विरोध में लाल सागर में व्यापारिक और फौजी जहाजों को निशाना बनाना शुरू किया, और अब यह जानकारी एक पत्रकार को सीधे मिल रही थी। अमेरिका के अखबार द गार्जियन के मुताबिक ग्रुप में जो मैसेज थे उनमें यूरोप को लेकर अमेरिका का गुस्सा भी साफ झलक रहा था। द गार्जियन के मुताबिक अमेरिका के उपराष्ट्रपति दुनिया के शिपिंग रूट्स की सुरक्षा की अमेरिका की जिम्मेदारी को लेकर नाराज थे और कह रहे थे कि वो यूरोप को एक बार फिर बचाने के खिलाफ है। द गार्जियन के मुताबिक अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ भी इससे सहमत थे और अमेरिका की फौजी सहायता पर यूरोप की निर्भरता को उन्होंने पैथेटिक बताया। उधर यह बात सामने आने के बाद यूरोपीय देशों में भी काफी सुगबुगाहट दिख रही है। जेफरी गोल्डबर्ग ने ग्रुप की चैट पर आगे जानकारी दी। They're going back and forth. A lot of resentment directed at European allies of the United States, which obviously enhanced the credibility of this chain, because everybody in the chain sounded like the people I know who are in this administration. Nevertheless, it wasn't until Saturday that I was reasonably certain that this wasn't a hoax, that I had actually mistakenly been included in a conversation of the Principals Committee, essentially the leaders of the national security community, including the head of the CIA, in this discussion of whether the Houthis should be attacked in Yemen. सिग्नल एक ऐसा मैसेजिंग ऐप है जो इनक्रिप्टेड है, यानी काफ़ी सुरक्षित माना जाता है। उस पर गोपनीय जानकारियां साझा करने की इजाज़त अमेरिका में वैसे नहीं है, लेकिन अमेरिका में ट्रंप प्रशासन के 18 सबसे बड़े सदस्य उस पर जानकारियां साझा कर रहे थे। जेफरी गोल्डबर्ग ने कहा कि उन्होंने तुरंत ग्रुप पर साझा की गई संवेदनशील जानकारियां डिलीट कर दी थी। इनमें एक CIA ऑफिसर के बारे में और कुछ खुफिया ऑपरेशंस के बारे में जानकारी थी।
जेफरी गोल्डबर्ग को जब ये यकीन हो गया कि मामला गड़बड़ है और उन्हें गलती से इस ग्रुप में शामिल कर दिया गया है, तो उन्होंने ये जानकारी ट्रंप प्रशासन को दी और तब तक काफी जानकारियां उनको हासिल हो चुकी थी। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ब्रायन ह्यूज ने पुष्टि की कि ये मैसेज वास्तविक थे। उन्होंने कहा कि वो इस बात का पता लगा रहे हैं कि कैसे कोई नंबर गलती से इस चेन में जुड़ गया। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, मैं द अटलांटिक का बड़ा प्रशंसक, बड़ा फैन नहीं हूं। बाद में व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने एक बयान में कहा कि ट्रंप को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम पर अब भी पूरा भरोसा है। लेकिन अमेरिका में सुरक्षा के कई जानकारों का मानना है कि इस मामले की तुरंत जांच होनी चाहिए। कई का कहना है कि उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा में पूरा जीवन बिता दिया, लेकिन ऐसी बात कभी देखी नहीं। हमने भी सुरक्षा मामलों के जानकार और भारत में इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व स्पेशल डायरेक्टर यशोवर्धन आजाद से पूछा कि सिग्नल गेट कांड को वो किस तरह देखते हैं। देखिए, ये सुरक्षा का अहम मामला है और तरीके से तो इतने उच्च स्तर पर ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये गलती जो है ये की गई है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र द्वारा कि उन्होंने एक एडिटर को अपने चैट ग्रुप में डाल दिया। अब चैट ग्रुप में डाल दिया तो अब ये ट्रंप साहब पे निर्भर करता है कि वो क्या एक्शन लेते हैं। उन्होंने साफ कहा कि हम इस गलती को माफ़ करते हैं और इससे कुछ प्रभावित नहीं हुआ है। ये याद रहे कि ये जो अमेरिका ने जो प्रहार किया हूती रेबल्स पे यमन में, उसके बारे में जानकारी थी और मैं समझता हूँ चूँकि वो जो प्रहार था वो सफलीभूत हुआ, इसलिए ट्रंप साहब ने उसमें जानकारी नहीं समझी और कुछ उचित साझा करना। ये बात सही है कि ऐसे जो बातचीत होती है इस उच्च स्तर पर और इस सुरक्षा के ऐसे अहम मामले पे, वो एक सिक्योर लाइन पे होनी चाहिए। हमारे यहाँ रैक्स है और कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे हम गुप्त तरीके से बात करते हैं, तो ये होना चाहिए था। लेकिन वहाँ पे हुआ एक मानवीय गलती से, ये एन्क्रिप्शन की गलती नहीं है। अब सिग्नल में क्या एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम्स हैं और उसे उसकी क्या मान्यता है, ये एक दूसरी बात है। लेकिन चूंकि ये मानवीय गलती है, सिर्फ ट्रंप साहब पे निर्भर है कि वो उस गलती के बारे में कोई कार्रवाई करें या उसे माफ़ करें। उन्होंने माफ़ करना उचित समझा और आई थिंक इसी बात पे उसको छोड़ देना चाहिए। अब ट्रंप प्रशासन इस मामले की जांच कराएगा या नहीं कराएगा तो कैसे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन किसी की लापरवाही से अमेरिका की सुरक्षा में ये बड़ी सेंध तो है ही, जो सुर्खियों में बनी हुई है। व्हाइट हाउस में हड़कंप मचा हुआ है। ये तो एक वरिष्ठ पत्रकार रहे कि उन्होंने जिम्मेदारी से काम किया, लेकिन क्या हो अगर ऐसी कोई खुफिया जानकारी किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ लग जाए जो सरकार से नाराज हो, पैसे का किसी दबाव हो उस पर, और ऐसी जानकारी दुश्मनों तक पहुंचा सकता हो पैसे के लालच में या फिर दबाव में। अमेरिका में इन दिनों इस बात की भी बड़ी चिंता है। इसकी वजह है अमेरिका में बनाया गया नया विभाग DOGE यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशियंसी, जिसे लेकर अमेरिका के सरकारी कर्मचारी काफी नाराज हैं। आप जानते ही होंगे, DOGE के तहत अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके सलाहकार इलॉन मस्क अमेरिका की संघीय सरकार के कामकाज को दुरुस्त करने की कोशिश के तहत कई विभागों को बंद कर रहे हैं, हजारों कर्मचारियों की छंटनी कर रहे हैं। इसके लिए इलॉन मस्क के तहत DOGE यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशियंसी नाम का यह विभाग बनाया गया, इसी खास मकसद से। To further combat inflation, we will not only be reducing the cost of energy, but we'll be ending the flagrant waste of taxpayer dollars. And to that end, I have created the brand new Department of Government Efficiency, DOGE. Perhaps you've heard of it, perhaps. Which is headed by Elon Musk, who is in the gallery tonight. Thank you, Elon. He's working very hard. He didn't need this. He didn't need this. Thank you very much. We appreciate it. Everybody here, even this side, appreciates it, I believe. They just don't want to admit that. Just listen to some of the appalling waste we have already identified.
डीओजी अमेरिकी सरकार के हर विभाग का ऑडिट कर रहा है। उसे लगता है कि अमेरिका के विभागों में जरूरत से ज्यादा कर्मचारी हैं जो जनता के अरबों डॉलर के टैक्स पर पल रहे हैं और उनके काम की जरूरत नहीं है। जैसे अमेरिका की संघीय सरकार में शिक्षा विभाग को भी खत्म कर दिया गया है। इस विभाग के कई कर्मचारी मंगलवार को आखिरी बार अपने दफ्तर से बाहर निकले तो बाहर खड़े उनके बाकी साथियों ने उनका स्वागत किया। हालांकि शिक्षा विभाग बंद किए जाने का काफी विरोध हो रहा है, लेकिन इन लोगों के पास फिलहाल कोई चारा नहीं था। दुनिया के दूसरे देशों में विकास से जुड़े कामों की फंडिंग करने वाली अमेरिकी संस्था यूएसएड को तो पूरी तरह पहले ही बंद कर दिया गया। उसके काम को ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका के पैसे की पूरी तरह बर्बादी बताया। इसके बाद दुनिया के कई देशों में अमेरिका के फंड पर काम कर रहे लोगों की नौकरियां चली गईं। ये लोग स्वास्थ्य, शिक्षा, शरणार्थी पुनर्वास, गरीबी उन्मूलन, पर्यावरण जैसे कई अहम कामों से जुड़े हुए थे। इसके बाद कई विकासशील देशों के सामने अपने विकास से जुड़े कामों में बड़ी दिक्कत आ गई है। लेकिन अब समस्या दूसरे देशों से ज्यादा खुद अमेरिका के लिए खड़ी हो सकती है। जिस तरह से संघीय सरकार के अलग अलग विभागों के हजारों अधिकारियों, कर्मचारियों को नौकरियों से निकाला जा रहा है या खुद चले जाने का अल्टीमेटम दिया जा रहा है, वो खतरनाक हो सकता है। ऐसे कर्मचारी लगातार विरोध प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन लगता है उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। समाचार एजेंसी एपी के मुताबिक हर साल औसतन 1 लाख संघीय कर्मचारी नौकरियां छोड़ते हैं। कई रिटायर होते हैं तो कई प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हैं। लेकिन इस साल 3 महीने के अंदर ही इससे कई गुना ज्यादा लोग नौकरी छोड़ चुके हैं या निकाले जा चुके हैं। उनकी नौकरियों का जाना तो चिंता की बात है, लेकिन अमेरिका के लिए चिंता की दूसरी बड़ी बात यह भी है कि इन हजारों लाखों कर्मचारियों के पास ऐसी अंदरूनी जानकारियां हैं जो ऐसे लोगों से संबंध भी हैं जिनका दुश्मनों को पता लग जाए तो अमेरिका के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। नौकरी से निकाले जा रहे इन लोगों को अपना घर परिवार चलाने के लिए नौकरियां और पैसा चाहिए, और कई जानकार मानते हैं कि पैसे के बदले अमेरिका की कई गोपनीय जानकारियां विदेशी शक्तियों के हाथों में जा सकती हैं, जो अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती हैं। संवेदनशील जानकारी रखने वाला अमेरिका की संघीय सरकार का हर पूर्व कर्मचारी ऐसी ताकतों का निशाना बन सकता है। ऐसे हजारों लोग एक साथ नौकरी छोड़ रहे हैं या निकाले जा रहे हैं। ऐसे में विदेशी ताकतों के पास बहुत सारे ऐसे लोगों की पहुंच हो सकती है जो उनके काम आ सकते हैं। जॉर्ज बुश के दौर में व्हाइट हाउस की चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर रही टेरेसा पेटन बताती हैं कि ये सूचनाएं बहुत कीमती हैं। हैरान नहीं होना चाहिए कि रूस और चीन और अन्य संस्थाएं, उदाहरण के लिए आपराधिक संगठन, ऐसे सरकारी कर्मचारियों को तेजी से अपने यहां काम दे दें। जानकारों का मानना है कि सिर्फ नौकरी से निकलने वाले खुफिया अधिकारी ही खतरा नहीं है, बल्कि कई ऐसे विभाग और एजेंसियां हैं जिनकी पहुंच अमेरिका के लोगों की व्यक्तिगत जानकारियों से जुड़े डेटा तक है। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा और सरकारी कामकाज से जुड़ी संवेदनशील जानकारियों तक उनकी पहुंच है। नौकरी छोड़ने वाले ऐसे कर्मचारी इन संवेदनशील जानकारियों को अमेरिका के हित के खिलाफ काम करने वालों तक पहुंचा सकते हैं, जो इनके इस्तेमाल से अमेरिका के सरकारी डेटाबेस में सेंध लगा सकते हैं। जैसे अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि का दफ्तर ऐसी जानकारियां रखता है जो व्यापारिक वार्ताओं से जुड़ी हैं और अमेरिका के जो प्रतिद्वंदी हैं उनके काम आ सकती हैं। अमेरिका के संघीय रिकॉर्ड में ऐसी हजारों गोपनीय जानकारियां हैं जो अमेरिका के खुफिया इंटेलिजेंस ऑपरेशंस और जासूसों से जुड़ी हुई हैं। पेंटागन के डेटाबेस में अमेरिका की फौजी क्षमताओं से जुड़ी कई संवेदनशील जानकारियां हैं। अमेरिका के ऊर्जा मंत्रालय की निगरानी में देश के सबसे सुरक्षित परमाणु राज हैं। समाचार एजेंसी एपी ने अमेरिका के एक पूर्व काउंटर इंटेलिजेंस ऑफिसर जॉन शिंडलर के हवाले से बताया कि सामान्य समय में भी हो सकता है कि खुफिया एजेंसियों से जुड़ा कोई व्यक्ति वित्तीय फायदे या अन्य कारणों से अमेरिका के राज किसी को बेच दे, लेकिन डोज इसे एक नए स्तर पर ले गया है। इन हालात में कोई ना कोई धोखा जरूर देगा। सवाल बस यह है कि वो धोखा कितना बड़ा होगा। ऐसे में भटके हुए या गुस्से में आए 1 या 2 लोग ही अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने बड़ा संकट खड़ा कर सकते हैं। जैसे अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी एफबीआई के पूर्व एजेंट रॉबर्ट हैंसन और सीआईए के पूर्व अधिकारी एल्ड्रिक एम्स का उदाहरण सबके सामने है। दोनों ने रूस के लिए जासूसी की और यह पता लग गया कि एक आदमी भी कितना घातक साबित हो सकता है। हैंसन ने अमेरिका द्वारा खुफिया जानकारियां जुटाने से जुड़ी सूचनाओं को रूस के साथ साझा कर दिया। इनमें से कई जानकारियों के चलते रूस में अमेरिका के कई जासूसों का पर्दाफाश हो गया, जिन्हें बाद में अमेरिका के लिए जासूसी करने के आरोप में मार दिया गया। एल्ड्रिक एम्स ने भी करीब 10 साल रूस के लिए जासूसी की, लेकिन 1994 में पकड़े गए। जानकारों का मानना है कि इंटरनेट ने ऐसे लोगों को पहचानने का काम आसान कर दिया है जो अपने फायदे के लिए देश के राज बेच सकते हैं।
लिंक्डइन के जरिए ये काम और आसान हो गया है। वहां जाइए और आपको पता लग जाएगा कि अमेरिका के रक्षा मंत्रालय में काम कर चुका कौन सा कर्मचारी अधिकारी अब काम की तलाश में है। कोई विदेशी खुफिया एजेंसी विज्ञापन के जरिए फर्जी नौकरी का झांसा देकर ऐसे लोगों को नौकरी पर रख सकती है। उन्हें उनकी विशेषज्ञता के लिए काम पर रखा जा सकता है। उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो सूचना दुश्मन तक पहुंचा रहे हैं। हमने डोज द्वारा की जा रही इस छंटनी के मद्देनजर अमेरिका की सुरक्षा को खतरे के मुद्दे पर आईबी के पूर्व स्पेशल डायरेक्टर यशोवर्धन आजाद से उनकी राय जानी। सुरक्षा एक अहम मामला है अमेरिका के लिए, और इसलिए इस पर तो अमेरिका को जिम्मेवारी लेनी चाहिए। और उन्होंने बिल्कुल ही अपने आप को अवगत करा लिया होगा कि इनको निकालने से क्या हमारे ऊपर इसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है। तो अब सवाल ये है कि वो छटनी करना चाहते हैं बाबुओं की ब्यूरोक्रेसी की। ये तो अच्छी बात है। पूरी दुनिया में जो ये बढ़ती हुई ब्यूरोक्रेसी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और बिल्कुल होनी चाहिए। वो ट्रम्प साहब कर रहे हैं। अब इसमें अगर कुछ लोग निकलते हैं तो क्या अमेरिका में एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट है या नहीं है, ये मुझे मालूम नहीं। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है या नहीं है, मुझे नहीं मालूम नहीं। लेकिन अवश्य कुछ ऐसे ज़रूर मापदंड होंगे जिसके तहत कि आप रिटायर करने के बाद जो चीज़ें बिल्कुल ही नेशनल सिक्योरिटी से ऑपरेशनली बिल्कुल ही लिंक्ड हैं, उसको आप साझा नहीं कर सकते। और उसी के आधार पे ये किया जा रहा है। वैसे मैं एक बात बताऊं कि अमेरिका में कुछ चीज़ें जैसी कुछ पुरानी हो जाती हैं, उसको साझा करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। ओबामा साहब ने अपने किताब में पूरे जो बिन लादेन के जो ऑपरेशंस थे उन्होंने साझा किया, अपने खिताब में बताया। जबकि यहाँ पर बरसों से बरसों लेकर हम उसे गुप्त रखते हैं। तो हर जो देश का जो अप्रोच रहता है वो दूसरा रहता है। और इस संबंध में अमेरिका ने इसके बारे में आपस में ही एक विचार विमर्श किया होगा कि इनको निकालने में क्या होता है। वैसे ये बात सही है कि डोजे के विषय में जो एलॉन मस्क जिस तरह से लोगों को निकाल रहे हैं उसके बारे में प्रतिक्रिया काफ़ी विपरीत भी है सिविल सर्वेंट्स द्वारा, और इसके बारे में आवाज़ें उठ रही हैं। लेकिन ये अमेरिका का मामला है, मैं समझता हूँ उसे वो अच्छी बात भली भांति समझ लिया होगा, उसके बाद ये कार्रवाई कर रहे हैं। हमने आज़ाद साहब से ये भी पूछा कि खुफिया जानकारी रखने वाले जो अधिकारी कर्मचारी जब रिटायर होते हैं तो ऐसा क्या होता है कि वो अपनी खुफिया जो जानकारियां हैं वो किसी को न दें, इसके लिए क्या किया जाता है? नहीं, ब्रीफिंग तो ये बात सही है। जब भी आप सर्विस में हैं और किसी संवेदनशील क्षेत्र में अगर आप काम कर रहे हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस के हों, चाहे इवन इकोनॉमिक इंटेलिजेंस के हों, तो जो सरकार से संबंधित बिल्कुल ही ऑपरेशनल और गुप्त चीज़ें हैं, उसको आपको पब्लिक क्षेत्र में नहीं लाना चाहिए। ये तो बिल्कुल सही बात है। ऑपरेशंस के बारे में जानकारी देना बिल्कुल ही गलत है। अब रिटायरमेंट के बाद ऐसा है कि आपको ऐसी जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए जो ऑपरेशनली बहुत ही सेंसिटिव है, वो आपको नहीं बताना चाहिए। लेकिन ऐसी जानकारी जिससे कि जिसका ऑपरेशन से कोई मतलब नहीं है, ये तो जानकारी वैसे भी पब्लिक में आते रहती है। बल्कि मैं समझता हूँ अखबारों में जो लिखा जाता है वो जानकारी तो ऑपरेशन से संबंधित भी रहती है, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, ये बात सही है, अगर खुफिया जो अधिकारी हैं वो रिटायर करने के बाद कहते हैं तो उसपे एक ऑफिशियल स्टैंप लग जाता है। इसलिए उन्हें बचना चाहिए। कोई संवेदनशील जानकारी ऑपरेशंस के बारे में संबंधित वो नहीं देनी चाहिए। लेकिन वो जनरल चीज़ें हैं, उसे देने में कोई हर्ज नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया यशोवर्धन आजाद साहब। एनडीटीवी एक्सप्लेनर में आज इतना ही। नमस्कार।